नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन के योगदान क्या रहे, कैसे नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हरा करके कहीं दूर द्वीप पर भेज दिया गया। वाटरलू का युद्ध आपको याद होगा, है ना। और ये युद्ध हुआ था 1814 में। और इस युद्ध के बाद आपको पता है कि एक कांग्रेस, एक बैठक बुलाई गई, एक सम्मेलन बुलाया गया, ताकि जो अस्त व्यस्तता पूरे यूरोप में फैली हुई है उसको एक सही दिशा दी जा सके। इसके लिए इन्होंने एक कांग्रेस बुलाई, एक सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, चलिए, और इसी कांग्रेस के बारे में यानी वियना कांग्रेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी कैसे वाटरलू के युद्ध के बाद, इस कांग्रेस के द्वारा, इस सम्मेलन के बाद, इस बैठक के बाद यूरोप की पूरी दिशा बदल गई, पूरा उसका मैप बदल गया, उसका पूरा का पूरा चित्र बदल गया। और कैसे इस कांग्रेस ने, इस सम्मेलन ने इटली में एकीकरण किया, जर्मनी में एकीकरण किया। ठीक है, इन सारी बातों को हम समझने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम समझेंगे वियना कांग्रेस क्या है, इसके उद्देश्य क्या थे। ठीक है ना। तो चलिए, बोर्ड पे आप, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्या देखेंगे आप, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। वियना कांग्रेस, ठीक है। तो बोर्ड पे लिखा हुआ है आपका कि नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में व्यवस्था बिगड़ चुकी थी, है ना। जैसे नेपोलियन की पराजय हो गई, अब शासक नहीं है। ठीक है, लगभग पूरा यूरोप का एक बड़ा सा क्षेत्र नेपोलियन के हाथ में था और पूरी की पूरी यूरोप बिना शासक की बन गई। ठीक है, इस व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए 1815 में वियना कांग्रेस बुलाई गई। और कल के वीडियो में हमने समझा था कि यह वियना कांग्रेस जो 1815 में बुलाई गई थी, यह वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और इस कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो नेतृत्व कर रहा है मेटरनिक कर रहा है। कौन कर रहा है, मेटरनिक कर रहा है। क्या क्लियर है इतनी बातें, है ना। इस कांग्रेस को, ये कांग्रेस 1815 में बुलाई गई, यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और यही बैठक बुलाई गई है। ठीक है, इस कांग्रेस के बाद, इस सम्मेलन के बाद आखिर बदला क्या। ठीक है ना। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझिए। यह जो वियना कांग्रेस है, वियना सम्मेलन है, वियना संधि है, इस संधि का नेतृत्व करने वाला मेटरनिक है। कौन है, मेटरनिक है। और यह मेटरनिक जो व्यक्ति है, यह एक ऐसा व्यक्ति है, इसके जो विचार है वह पुरातन व्यवस्था वाली है। कौन सी वाली, पुरातन व्यवस्था वाली। इसलिए चाहता है कि फिर से राजतंत्र बहाल हो, यह चाहता है कि फिर से राजतंत्र आए, और जहाँ भी गणतंत्र की बातें हो और जहाँ भी गणतंत्र स्थापित होने की कोशिश हो वहाँ विरोध किया जाए। यानी गणतंत्र का विरोध करो, पुरातन व्यवस्था यानी राजतंत्र का सपोर्ट करने वाला व्यक्ति कौन है, मेटरनिक है। कौन है, मेटरनिक है। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य भी यहीं से निकल के आएगा। अब एक बात और याद रखिएगा कि इस संधि के बाद से, इस सम्मेलन के बाद से एक महत्वपूर्ण बात क्या होती है, तो बात ये होती है कि इसके टाइम से अब नेपोलियन युग, ठीक है, नेपोलियन युग की समाप्ति हो जाती है। नेपोलियन युग की समाप्ति और मेटरनिक युग की शुरुआत हो जाती है। कि शुरुआत, मेटरनिक युग की शुरुआत हो जाती है। क्लियर है इतनी बात। नेपोलियन युग समाप्त और मेटरनिक युग की शुरुआत हो जाती है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई, क्लियर है। चलिए, अब मेटरनिक युग की शुरुआत में हम देखना चाहेंगे कि क्यों कह रहे हैं मेटरनिक युग की शुरुआत, क्योंकि अब पूरे यूरोप का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन है, मेटरनिक है। और मेटरनिक युग की शुरुआत का मतलब है कि पुरातन व्यवस्था हर जगह लागू की जा रही है और गणतंत्र का विरोध किया जा रहा है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि मेटरनिक युग क्या है, तो आप कहेंगे कि वियना संधि के बाद से पुरातन, ठीक है, वियना संधि के बाद से मेटरनिक युग की शुरुआत होती है। और इस युग की शुरुआत का मतलब है पुरातन व्यवस्था को पुनः लागू करना, यानी राजतंत्र को पुनः लागू करना और गणतंत्र का विरोध करना, और गणतंत्र का विरोध करना, यही मेटरनिक युग की शुरुआत है। ठीक है, इतनी बातों के बाद हम अब आएंगे वियना कांग्रेस के उद्देश्यों पर। इसका उद्देश्य क्या रहा, इनके निर्णय क्या रहे, इन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या उद्देश्य बनाया इन्होंने। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने कहा,
जैसे पुरातन व्यवस्था ले आएंगे, राजशाही व्यवस्था को पुनः, यानी राजतंत्र को आप सिंपल भाषा में कहेंगे आप कहेंगे राजतंत्र व्यवस्था को पुनः लागू करना इनका पहला उद्देश्य रहा है। ठीक है, दूसरा उद्देश्य क्या है कि जहाँ पर भी गणतंत्र है उसका विरोध करना। आप इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम जो लिख रहे हैं जो बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, राजतंत्र व्यवस्था को फिर से लागू करना, गणतंत्र का विरोध करना, ये इनका उद्देश्य है, ये इनका निर्णय हुआ है इसके बाद से, इस संधि के बाद से। इसके बाद तीसरा इनका उद्देश्य है कि यूरोप में फिर से शक्ति संतुलन को बनाई जाए, यूरोप में शक्ति संतुलन पुनः बनाई जाए। क्लियर है। 4 नंबर पे है कि जहाँ पर भी गणतंत्र स्थापित हुआ था, जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी, वहाँ फिर से पुराना वाला राजा को स्थापित किया जाए, यानी फ्रांस में, है ना। नेपोलियन कहाँ का था? फ्रांस का। तो फ्रांस में पुनः बुर्बो वंश, क्या चल रहा था ना फ्रांस की क्रांति में, बुर्बो वंश था, है ना। तो बुर्बो वंश को पुनः स्थापित किया गया। ठीक है, पुनः स्थापित किया गया और इसका राजा रहा लुई 18 को पुनः फ्रांस का राजा बना दिया गया। 5वां इनका निर्णय और इनका यह कह सकते हैं उद्देश्य रहा कि इटली में भी बहुत तेज़ी से राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी, तो इटली को इन्होंने कई छोटे छोटे राज्यों में क्या किया, विभाजित कर दिया, ताकि यहाँ राष्ट्रवाद की भावना तेज़ी से ना पनपे, ना फैले। ठीक है, इटली को भी इन्होंने कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। 6 नंबर का इनका उद्देश्य रहा कि जर्मनी को इन्होंने 39 राज्यों में बांटा, यानी 39 राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में इन्होंने बांट दिया। नेपोलियन ने जर्मनी को एक ही राइन संघ में, एक जर्मन संघ में बांधा था, एक जर्मन संघ बनाया था, लेकिन इसे समाप्त करके इसे पुनः 39 राज्यों में क्या किया गया, बांट दिया गया। क्लियर है ना। चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप आपने वियना कांग्रेस को समझ लिया होगा। एक बार इसको हम समराइज करना चाहेंगे। वियना सम्मेलन यानी वियना कांग्रेस, यह कांग्रेस हुई है वाटरलू के युद्ध के बाद, वाटरलू युद्ध के बाद 1814 के बाद। यह संधि 1815 में हुई है। इसका नेतृत्व मेटरनिख कर रहा है। कौन कर रहा है? मेटरनिख कर रहा है। और इसी टाइम से मेटरनिख युग की शुरुआत मानी जाएगी, है ना। मेटरनिख युग की शुरुआत मानी जाएगी। क्लियर है इतनी बातें। और इसके बाद से ही वियना संधि के बाद पुरातन व्यवस्था को लागू किया गया, यानी राजतंत्र को लागू किया गया और गणतंत्र का विरोध किया गया। किसका विरोध किया गया? गणतंत्र का विरोध किया गया। फ्रांस में, ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आप भी बना सकते हैं, फ्रांस में पुनः बुर्बो वंश को स्थापित किया गया, पुनः बुर्बो वंश को स्थापित किया गया। इटली को कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया ताकि राष्ट्रवाद की भावना तेजी से ना फैले। वही काम जर्मनी के साथ भी किया गया और इसे विदेशी राज्यों के में बांट दिया गया। इसे छोटे छोटे राज्यों में बांट के विदेशी राज्यों के हाथ में दे दिया गया। ठीक है, क्लियर है। इतनी बातें ये वियना कांग्रेस से है, वियना सम्मेलन, वियना संधि से है। और इतनी बातें बस आप याद रखेंगे ताकि एग्जाम में आप 100% अपना दे करके आइए। यहाँ से आपकी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। जैसे वियना संधि क्या है, ठीक है, वियना कांग्रेस कब हुआ है, इसके अलावा नेपोलियन युग क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई है। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप एक बार समझ लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। और आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।